जी अस्सलाम वालेकुम। M18, do you hear me? जी बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइस। आइस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? द फोटो रिसेप्टर सिस्टम। ठीक है बच्चों, आज हम आइस के जो हैं कोड्स पढ़ेंगे। बाकी क्लास किधर है बच्चों? आपके आज बच्चे बहुत कम है, 110 के करीब आ रहे हैं, बस 111 क्लास। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे। आइस द फोटो रिसेप्टर सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा आपकी बॉडी का फोटो रिसेप्टर सिस्टम क्या है, क्या जवाब होना चाहिए क्लास? क्लास आइस, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन द फोटो रिसेप्टर सिस्टम, डिस्क्राइब द ट्यूनिक्स ऑफ द आई। ट्यूनिक्स का मतलब होता है लेयर्स। आपको याद है जब आपने फर्स्ट ईयर में आर्टरीज पढ़ी थी, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, तो ट्यूनिक्स का मतलब लेयर्स होता है। ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया, डिस्कस अबाउट द यूवियल लेयर। ये आज आपके आपके जो है आज के लर्निंग आउटकम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइस द फोटोरिसेप्टर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक ट्यूनिक्स। 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है वो सबसे टफ होती है, उसका मेन काम प्रोटेक्शन का होता है। ठीक है। और ये फाइब्रस लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। कॉर्निया अगला 1/6 होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और पिछला 5/6 जो होता है वो ओपेक होता है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ओपेक होता है, उसको स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, जब आपने हेड एंड नेक पढ़ा था तो उसमें आई पढ़ा था ना क्लास? उसमें आई पढ़ा था? यस लिखो, शाबाश। क्या ये तीनों ट्यूनिक्स पढ़े थे आपने? बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आपके पास मिडल लेयर है। तो मिडल लेयर असल में वो वाली लेयर है जिस जो के न्यूट्रिशन का सोर्स है। पूरी आई की न्यूट्रिशन का सोर्स जो है वो मिडल लेयर है। मिडल लेयर वेस्कुलर है, उसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, और उसके साथ साथ एक्वस ह्यूमर भी प्रोड्यूस करेगी। और जो मिडल लेयर है उसमें बहुत सारे मेलानोसाइट्स भी पड़े हुए हैं। मेलानोसाइट्स आपकी आई में एंटर होने वाली जो रेजेस हैं उनकी एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो मिडल लेयर की क्या कंपोनेंट्स हैं? कोरॉइड, सिलरी बॉडी एंड आइरस। कोरॉइड के आगे सिलरी बॉडी ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, और आइरस जो होता है मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडल लेयर होता है। आइरस वो होता है जिसके दो साइडों का जो आइरस होता है उसके सेंटर में एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल वो है जिसमें से लाइट नहीं जाना है। ठीक है। उसके बाद, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं नीली आंखों वाले। नीली आंखों वाले हारे को बड़े पसंद आती हैं, ग्रीन आइस वाले। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना मेलानिन पिगमेंट आइरस के अंदर, सिल्वरी बॉडी के अंदर और कोरॉइड के अंदर है, वो डिटरमिन करेगा कि आइरस का कलर क्या होगा। आइरस का कलर डार्क ब्राउन होगा या ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या ग्रीन होगा या ब्लू होगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द मेलानोसाइट इन द मिडल लेयर। If the melanocytes are less in number, the color will be blue. And if it is most abundant melanocytes are present, melanin is more, eye color will be dark brown or black. ठीक है। अब आपके पास आई की जो इनर मोस्ट लेयर है, ये मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। ये वो लेयर है जिसकी वजह से आपका इमेज बनता है, और इस सेंसरी लेयर का नाम होता है रेटिना। ठीक है बेटा। अब रेटिना की इटसेल्फ 2 लेयर्स बनी हुई होती हैं। एक होती है आउटर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर, और दूसरी होती है रेटिनल प्रॉपर लेयर। वो इनर रेटिना प्रॉपर होता है। आपने कभी कभार सुना होगा कि किसी बंदे को हेरिडिटरी है, उसका रेटिना डिटैच हो गया है। जब भी रेटिना डिटैच होता है वो हमेशा उसका इनर रेटिना प्रॉपर जो होता है ना वो डिटैच होता है फ्रॉम द आउटर पिगमेंटेड एपिथेलियम। ठीक है बच्चों। अब हमने ये 3 लेयर्स जो है वो पढ़ ली, तीनों के कंपोनेंट्स देख लिए हमने। अब आप ये देखो कि दी फोटो सेंसिटिव इनर लेयर ऑफ द रेटिना कम्युनिकेट विद द सेरिब्रम थ्रू द ऑप्टिक नर्व ऑन द आईज पोस्टीरियर साइड। अब सेरिब्रम के साथ कनेक्शन बनता है आपकी आई का, सेरिबेलम के साथ नहीं बनता, सेरिब्रम के साथ बनता है।
और किस चीज से बनते हैं? ऑप्टिक नर्व से बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब है आई के अंदर कोई ऐसे न्यूरॉन होंगे इनके फाइबर कन्वर्ज होंगे, कन्वर्ज होकर ऑप्टिक नर्व बनाएंगे, और ऑप्टिक नर्व जाके किससे कनेक्शन बना रही है? सेरिब्रम से। अब ये एमसीक्यू है, द एंटीरियर एज, इट्स एंटीरियर एज, किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट रेटिना। रेटिना, द एंटीरियर एज ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड द ओरा सिरेटा। ये ओरा सिरेटा आपने याद रखना है। ओरा सिरेटा क्या है? क्या है ओरा सिरेटा? लिख के बताओ जल्दी से, शाबाश, गुड क्लास, पार्टिसिपेट प्लीज। व्हाट इज ओरा सिरेटा? एंटीरियर एज ऑफ रेटिना इज कॉल्ड दी ओरा सिरेटा। ठीक है, अच्छा जी, बस अब आपने इस स्लाइड का पर्पस क्या है? टू शो यू दैट आई कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूनिक्स, एक्सटर्नल फाइब्रस लेयर, मिडल वेस्कुलर लेयर एंड इनर सेंसरी लेयर। उसके कंपोनेंट्स बता दिए आपको। आपको ये बता दिया कि आई का कनेक्शन सेरिब्रम से बन रहा है वाया द ऑप्टिक नर्व, और फिर आपको बता दिया एंटीरियर एज ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड द ओरा सिरेटा। ठीक है, ये पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखा दिया है। फाइब्रस ट्यूनिक, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, वेस्कुलर ट्यूनिक्स, आइरस, कोरॉइड एंड सिल्वरी बॉडी, और रेटिना क्या है? पिगमेंटेड लेयर एंड न्यूरल रेटिना। पिगमेंटेड लेयर एंड न्यूरल रेटिना, जिन दोनों का ओरिजिन जो है एम्ब्रियोलॉजी में हमने पढ़ा होगा डिफरेंट है, इसीलिए डिटैचमेंट जब भी होगी वो न्यूरल रेटिना की फ्रॉम इट्स पिगमेंटेड लेयर होगी। ठीक है, अब ये तीनों ट्यूनिक्स जरा देख लो। आपके पास पोस्टीरियरली ये स्क्लेरा है, और एंटीरियरली यही लेयर जो है वो कॉर्निया होती है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। जब एक चीज ट्रांसपेरेंट हो तो फिर पता लगाते हैं कि ये क्यों ट्रांसपेरेंट हो गया और स्क्लेरा क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं हो सका। ये पॉइंट पे हम गौर करेंगे कि व्हाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। अगर कॉर्निया ट्रांसपेरेंट ना हो, यू कैन नॉट सी, है ना, तो कॉर्निया का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। तो कौन सी चीजें हैं जो उसको ट्रांसपेरेंट ही किए रखती हैं, है ना बच्चों। फिर उसके बाद आप देखो इसकी मिडल लेयर है, इसको आपने वेस्कुलर लेयर कह दिया, इसको हमने रेड कलर से यहाँ पे शो किया है। वेस्कुलर लेयर में क्या है आपके पास कि ये कोरॉइड है। कोरॉइड के आगे ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है सिल्वरी बॉडी है, और उसके आगे जो इंटीरियर एक्सटेंशन है ये आइरस है। ये इधर का आइरस आया हुआ है, ये इधर का आइरस है, सेंटर में क्या है? प्यूपिल है। ठीक है, अच्छा जी, अब प्यूपिल के पीछे देखो तो आपके पास लेंस है, और लेंस जो है सस्पेंसरी लिगामेंट से सस्पेंड हुआ हुआ है। ठीक है, ये सारा आपका एंटीरियर, लेंस से आगे आगे आपका सारा एंटीरियर चेंबर होता है। ये आपका पोस्टीरियर चेंबर है, इसमें विट्रियस बॉडी पड़ी होती है, और एंटीरियर चेंबर के फिर आगे से दो हिस्से हो जाते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, आयरस के आगे वाला एंटीरियर हो जाता है, और आयरस के अंदर वाला जो डीपर होता है वो पोस्टीरियर हो जाता है। ये इसके चेंबर्स बन जाते हैं। इसको हम, और ये देखो बच्चों, ये आपकी ऑप्टिक नर्व जा रही है। ऑप्टिक नर्व किससे जाके कनेक्शन बनाएगी? सेरिब्रम से। ठीक है, अच्छा जी, अब आप आए तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर। अभी बात हुई है ना चेंबर्स की। बोथ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर कंटेन्स अ प्रोटीन poor both the chambers contain a protein poor fluid called the aqueous humor। अब ये वापस चलो, ये आपका ये जो आपके कि उसके बाद क्या है? द विट्रियस स्पेस which lies behind the lens and zonular attachment and is surrounded by the retina। The vitreous space is filled with the vitreous body। अच्छा, ये देखो आपकी आंख के ना बेसिकली दो कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। ये कहलाता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये कहलाता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। लेंस से आगे आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट है, लेंस से पीछे पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में विट्रियस बॉडी होती है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है। फिर इसके आगे से दो हिस्से डिवाइड हुए हैं, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर एंटीरियर टू आइरस होता है, और पोस्टीरियर चेंबर पोस्टीरियर टू आइरस होता है। ठीक है जी, ये हम आगे चल के देख लेंगे दोबारा से। अच्छा बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर वो चीज जरूर में, हाँ ये देखो, इंटीरियर चेंबर ये है, एंटीरियर टू द आइरस, इसमें एक्वस ह्यूमर घूमेगा। पोस्टीरियर चेंबर इज पोस्टीरियर टू द आइरस। ठीक है, और इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होगा। एक्वस ह्यूमर इधर प्रोड्यूस होगा, यहाँ से ये प्यूपल के रास्ते निकल के इंटीरियर चेंबर में आएगा, और फिर ये स्क्लेरोकॉर्नियस लिम्बस जो होता है ना उसके ऊपर जाकर ड्रेन हो जाएगा। ये है आपके पास एंटीरियर कैविटी। एंटीरियर कैविटी आपके पास दो चेंबर में डिवाइड हो रही है।
और ये है आपके पास पोस्टीरियर कैविटी, इसको आप कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, कैविटी भी कह सकते हैं। और ये है आपके पास विट्रियस चेम्बर। ये बात आपको नॉर्मली आपके ज़हन में नहीं रहती, इसको आपने याद रखना है। आपकी आंख में एक एंटीरियर कैविटी है, एक पोस्टीरियर कैविटी है। पोस्टीरियर कैविटी में क्या पड़ा हुआ है? विट्रियस बॉडी। एंटीरियर कैविटी में क्या पड़ा हुआ है? एक्वस ह्यूमर। ये एंटीरियर कैविटी फिर दो हिस्सों में डिवाइड है ड्यू टू द आयरस। आयरस इसको डिवाइड कर देते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर में, ये कंपार्टमेंट्स हैं। पोस्टीरियर में एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होगा और प्यूपल के रास्ते एंटीरियर में चला जाएगा, और वहां पर ये कॉर्निया और स्क्लेरा जहाँ पे मिलती है ना, इधर एक लिम्बस बनता है, इस लिम्बस में जाके ये ड्रेन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिम्बस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा आपस में मिल रहे हैं, वहां पे लिम्बस है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, जबकि स्क्लेरा आपके पास ओपेक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये देखो ओरा सिरेटा। क्या था ओरा सिरेटा? क्या था ओरा सिरेटा? एंटीरियर एज ऑफ द रेटिना, बिल्कुल सही। अब ये देखो, ये आपकी ऑप्टिक नर्व लिखा हुआ है। ऑप्टिक नर्व के अंदर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना है एंड सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना है। अच्छा, इसमें आपने जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है वहां पे ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। इस ब्लाइंड स्पॉट को क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ऑप्टिक डिस्क को हम पढ़ेंगे। और एक चीज है जिसको कहते हैं फोबी सेंट्रलस। फोबी सेंट्रलस आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी मैक्सिमम एक्यूटी होती है, आप मैक्सिमम बेहतर तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब इस आई के अंदर जो लैंडमार्क है उनको मैं रिपीट करती हूँ, आप सब बच्चों ने जरा दोबारा गौर से सुने। नेम द 3 ट्यूनिक्स ऑफ द आई। जल्दी से जरा लिख के बताओ। नेम द 3 ट्यूनिक्स ऑफ द आई। इंपॉर्टेंट बात। क्लास, डू यू हेयर मी? नो रिस्पॉन्स क्लास। 3 tunics of the eye: fibrous coat, yes; vascular coat, yes; and sensory coat. बेटा तीसरे को हम सेंसरी कोट हमने यहाँ पर नाम दिए थे। रेटिना, बिल्कुल ठीक है, रेटिना भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हमने उसको सेंसरी लेयर का नाम भी दिया था, बिल्कुल सही है। फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक एंड रेटिना या सेंसरी कोट, बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा, उसके बाद बताओ कि आपकी आई के अंदर कितनी कैविटीज हैं? आपकी आई के अंदर कितनी कैविटीज हैं? शाबाश, गुड क्लास। आपकी आई के अंदर कितनी कैविटीज हैं? 2, वेरी गुड। एंटीरियर कैविटी में क्या चीज है और पोस्टीरियर कैविटी में क्या चीज है? एंटीरियर कैविटी में क्या है और पोस्टीरियर कैविटी में क्या है? आप बेशक एब्रीविएशन यूज कर लिया करो, उससे हमें लिखने में जल्दी होगा, जल्दी। एक्वस ह्यूमर और शाबाश, और पोस्टीरियर के अंदर हमारे पास विट्रियस बॉडी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे बताओ कि ऑप्टिक डिस्क क्या है? ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट है जहां से ऑप्टिक नर्व आई को छोड़कर ब्रेन की तरफ जा रही होती है, एंड दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। शाबाश। एंड व्हाट इज फोविस सेंट्रलिस? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्विटी। यहाँ पे आप ये सारा एरिया कौन का भरा हुआ होता है, कौन सी कोन्स होती है इसमें? अच्छा, आगे चलो। व्हाट इज लिम्बस? द जंक्शन बिटवीन द कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड द लिम्बस। लिम्बस वो पॉइंट है जिसके अंदर स्क्लेरल वीनस साइनसिस हैं, और इन वीनस साइनसिस के अंदर एक्वस ह्यूमर ने ड्रेन होना है, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम असल में हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था। अच्छा जी, कॉर्निया इज द एंटीरियर 1/6, ये बात इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर्स। इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड रिफ्रैक्ट्स द लाइट। अब कॉर्निया के बारे में ये देखो, ये आपके पास जो ट्रांसपेरेंट चीज नजर आ रही है ना, दिस इज द कॉर्निया। इट इज 1/6 ऑफ द आउटरमोस्ट कोट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द 5 लेयर्स। और हम पढ़ेंगे कि ये 5 लेयर्स जो हैं उसमें क्या चीज है जिसने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया हुआ है, और ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। आपको पता है आपके कॉर्निया में बहुत सारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसीलिए आपके कॉर्निया को जब कोई टच करने लगता है वो फौरन अपनी आई ब्लिंक करते हो, एंड कॉर्निया इज वेरी सेंसिटिव टू टच। ये एक प्रोटेक्शन का तरीका है, ठीक है।
फिर आपका कॉर्निया रीजनरेट करता है, उसके अंदर रिपेयर होने की ताकत होती है, ये आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपकी आई के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड इट रिफ्रैक्ट्स द लाइट। पीछे से स्क्लेरा देखो, आपको ओपेक नजर आ रहा है, जब ये 1/6 है तो स्क्लेरा खुद ही बना लो 5/6 होगा। एंड इट मेंटेन द शेप ऑफ द आई, इट गिव्स प्रोटेक्शन, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द मसल। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हाँ जी स्क्लेरा का क्या फंक्शन है, तो क्या जवाब दोगे? इट मेंटेन द शेप ऑफ द आई। और दूसरी क्या बात होगी कि इट प्रोवाइड द अटैचमेंट फॉर द मसल एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट कोट है प्रोटेक्शन, आपने 1 मिनट में कह देना है, प्रोटेक्शन तो होगी ही होगी। और कॉर्निया में क्या है? रिफ्रैक्ट्स द लाइट। और ये क्या कर रहा है? ये आई की शेप को मेंटेन कर रहा है स्क्लेरा, और मसल की अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, और ये आपसे बहुत दफा पूछा जाता है। कोई आइडिया है व्हाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस? कोई आइडिया है? कोई बच्चा बता सकते हैं क्यों ये कलरलेस है, क्यों ये ट्रांसपेरेंट है? क्लास एनी आइडिया? आप आई पढ़ चुके हुए हो हेड एंड नेक में, और बड़ी दफा रिपीटिशन भी मुझे लगता है उसकी होगी, रद्दियां लेक्चर भी चल रहे हैं आपके बच्चों। क्लास, why cornea is colorless and transparent? Class, why cornea is colorless and transparent? Okay, move on. अगर नहीं आता तो अगली स्लाइड में आपको इसका आंसर दे देंगे। अच्छा जी, अभी हम याद करते हैं। The cornea consists of 5 layers। ठीक है बच्चों, कॉर्निया एक ऐसा, अच्छा आपको आई के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आई के अंदर कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर दो दो एपिथेलियम है। आपकी आईलिड के ऊपर भी 2 एपिथेलियम है। एक वो है जो आपको ऊपर की तरफ स्किन पे नजर आती है, और एक आई के अंदर की तरफ एपिथेलियम होती है। ठीक है, इसी तरह आपका जो कॉर्निया है इसके ऊपर भी 2 एपिथेलियम है। क्लास, पहले ये बताओ डू यू हेयर मी, क्योंकि अभी तो हमारा असल लेक्चर स्टार्ट हुआ है, पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था। डू यू हेयर मी क्लास? जल्दी से लिख के रिस्पॉन्ड करो, जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से कोई भी। क्लास, आर यू विद मी? आर यू विद मी क्लास? क्लास, आर यू विद मी? MAT, काइंडली रिस्पॉन्ड। जी मैम। ये आवाज जा रही है बच्चों को? जी जी मैम, बिल्कुल जा रही है आवाज, आप लेक्चर दें। ठीक है। अच्छा जी, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ द 5 लेयर्स। मैं आपको ये बता रही थी कि कॉर्निया और आईलिड और कुछ और स्ट्रक्चर है जैसे आयरस है, इन सब की दो दो एपिथेलियम होती हैं। The cornea has the epithelium which faces towards the external environment. It is the stratified squamous epithelium. And it has another epithelium which is the innermost layer of the cornea. And this is called the endothelium. क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये एंडोथीलियम कहलाएगी। अब आपके पास इस एपिथेलियम जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, इसके बाद एक और लेयर आती है। इस लेयर का नाम आता है बोमेस मेम्ब्रेन। फिर 90% ऑफ द कॉर्निया इज कंपोज्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। ये सारे का सारा 90% जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और ये इसकी थर्ड लेयर है। फोर्थ लेयर क्या है? डेसिमेट मेम्ब्रेन। और फिफ्थ लेयर क्या है? इनर मोस्ट एपिथेलियम विच इज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एंड दिस इज कॉल्ड द एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम इसको इसलिए कहती हैं कि यहाँ पर इसके इधर पड़ा होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इससे डिफ्यूजन होगा, और ये पिनोसिटिक वेसिकल्स बनाकर न्यूट्रिशन देगी पूरे के पूरे कॉर्निया को। ठीक है, अब हम 5 लेयर्स को रिपीट कर लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस epithelium, then you have the Bomes membrane, 90% or the main bulk of the cornea is made up of the connective tissue stroma. Then you have the fourth layer which is called the decimate membrane, and the innermost is the endothelium which is the simple squamous epithelium.
अब हम हर लेयर का फंक्शन पढ़ लेते हैं। एपिथेलियम इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई। आपको पता है आपकी आई में कॉन्स्टेंटली सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती रहती हैं, ये आपकी आंखों में टीयर्स आती हैं, तो एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा होता है? इस एपिथेलियम के ऊपर पड़ी हुई माइक्रोविलाई। Basal layer is even and remarkable regenerative capacity and its stem cells are in the corneoscleral nimbus. अब मुझे यहाँ पर ये लिखने की जरूरत क्यों पेश आई है कि इट्स बेसल लेयर इज इवन, क्योंकि आपने आज तक जितनी जगह पे भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बनाई उसके नीचे आप हमेशा अनइवन बेसल मेम्ब्रेन बनाते हो और डर्मल पेपिला शो करते हो। उन पेपिला के अंदर ब्लड वेसल पड़ी होती हैं, चाहे ये एपिथेलियम टंग की थी, चाहे ये एसोफेगस की थी, चाहे ये स्किन की थी। आपने हर हाल में बेसल मेम्ब्रेन को इवन नहीं बनाया, स्ट्रेट नहीं बनाया, इसके अंदर स्ट्रेट बनती है। तो ये आपकी बॉडी की इट इज द ओनली प्लेस वेयर keratinized non-keratinized stratified squamous epithelium having the even basal layer। एक बात हो गई, ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी कि इसकी बेसल मेम्ब्रेन इवन है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के जरिए आ रही है थ्रू द एंडोथेलियम व्हिच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया। नंबर 2, इट हैज द रिमार्केबल रीजनरेटिव कैपेसिटी। अगर कॉर्निया के सेल्स को डैमेज हो वो फौरन रीजनरेट हो जाते हैं और उस डिफेक्ट को कवर कर लेते हैं। और इसके स्टेम सेल्स कहाँ पर हैं? कॉर्नियोस्क्लेरल निम्बस के ऊपर, वो जंक्शन जहाँ पर कॉर्निया और स्क्लेरा आपस में मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट हैज नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स क्यों है? आपका कॉर्निया उसकी वजह से सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव होने की वजह से वो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। इसके फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है, एब्जॉर्प्शन है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। याद आया? पहले हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आपको बताया था। अब आपके पास नेक्स्ट आता है बोमेस मेम्ब्रेन। ठीक है, बोमेस मेम्ब्रेन क्या कर रही है? बोमेस मेम्ब्रेन होमोजेनियस है, consist of collagen fibers and no cells, give strength and it is the barrier against the infection। ये बेटा पांचों लेयर्स आपको ना लिखने के लिए आती हैं, इनकी हिस्टोलॉजी आपसे पूछी जाएगी और आपको क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द हिस्टोलॉजी ऑफ द कॉर्निया। तो फिर आप ये पांचों लेयर्स इसी तरह से लिखना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके पास सेकेंड लेयर का क्या नाम है? बोमेस मेम्ब्रेन। इसको होमोजेनियस क्यों कहा? क्योंकि इसमें सेल कोई नहीं है और एक ही जैसे कोलेजन फाइबर्स इसमें पड़े हैं। इसका काम क्या है? इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कॉर्निया एंड इट एक्ट्स एज ए बैरियर अगेंस्ट द इंफेक्शन। नेक्स्ट लेयर देखेंगे, स्ट्रोमा। ये एमसीक्यू आता है 90% ऑफ द थिकनेस ऑफ द कॉर्निया स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म्स द और मेकअप द 90% ऑफ द थिकनेस ऑफ कॉर्निया। तो जवाब आएगा स्ट्रोमा। ये किसका बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का। अब आपके पास कॉर्निया क्या है? ए वेस्कुलर है। कॉर्निया क्या है? ए वेस्कुलर है। अब ये ए वेस्कुलर होने के साथ साथ इसमें एक और क्या चीज है जो कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट कर रही है? इसका जवाब अगले पैराग्राफ में है। क्लास आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो कि आपको समझ आ रही है, तो फिर पढ़ाने का कोई लुत्फ भी आता है। सब तो समझ नहीं आ रही मुझे कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। सो कॉर्निया इज ए वेस्कुलर। It consists of approximately 60 layers of the parallel collagen bundles aligned at approximately right angle to each other with the fibroblast-like cells called the keratocytes। अब आपको क्या पता चला है? जो कॉर्निया का स्ट्रोमा है वो इसकी थर्ड लेयर है। 90% ऑफ द थिकनेस ऑफ द कॉर्निया वो बना रहा है। ए वेस्कुलर है और किसका बना हुआ होता है? कोलेजन फाइबर का। कोलेजन फाइबर की कितनी लेयर्स हैं? 60। ये 60 लेयर्स आपस में कैसे पड़ी हुई हैं? एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, और इन कोलेजन फाइबर्स के साथ कौन से सेल्स पड़े हुए हैं? जो ये कोलेजन फाइबर बना रही हैं वो फाइब्रोब्लास्ट नहीं है, दे आर फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स, क्योंकि ये कोलेजन फाइबर बना रही हैं। इन सेल्स को यहाँ पे क्या नाम दिया गया? केराटोसाइट्स। इसके अलावा इन कोलेजन फाइबर के दरमियान ग्राउंड सब्सटेंस होगा, हेल्प मेंटेन द प्रिसाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिंग ऑफ द कोलेजन फाइबर। ये जो प्रिसाइज ऑर्गेनाइजेशन है ना और स्पेसिंग है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया। अब दो बातें आपको पता लग गई। कॉर्निया क्यों ट्रांसपेरेंट है? एक, उसमें ब्लड वेसल नहीं है। दूसरी बात, उसके स्ट्रोमा में कोलेजन फाइबर का एक प्रिसाइज अरेंजमेंट है।
और ये कोलेजन फाइबर के बाहर पड़ा हुआ ग्राउंड सब्सटेंस है, वो प्रिसाइज ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब आपसे अगर को पूछते हैं कि नेम द स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द कॉर्निया, तो प्लीज जवाब लिखें। क्लास, अरूज, साफा, वेयर आर यू, मैमुना, which structure form the main bulk of the cornea? Now we have the fourth layer and this is called the Decimet's membrane. It is made up of the collagen filaments. अब आप देख लो कि कॉर्निया के अंदर मेनली कौन सा फाइबर है, कोलेजन है। कोलेजन कोलेजन कोलेजन, बोमेस मेम्ब्रेन में भी कोलेजन था, स्ट्रोमा में भी कोलेजन था, और अब आपके पास डेसिमेट मेम्ब्रेन भी कोलेजन की बनी हुई है। They support the internal simple squamous corneal endothelium. तो डेसिमेट मेम्ब्रेन असल में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथीलियम, और ये एंडोथीलियम को सपोर्ट करती है, उसको रिपेयर करती है। एंडोथीलियम क्या है, दिस इज द फिफ्थ लेयर, अ सिंपल स्क्वेमस, या कभी कभार ये बॉडी एपिथेलियम भी हो सकती है, लेकिन अक्सर ये स्क्वेमस होती है। इसके अंदर पिनोसिटिक वेसिकल्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा। ये एंडोथीलियम एक्वस ह्यूमर को एक्सपोज होती है। एक्वस ह्यूमर को एक्सपोज होने की वजह से ये एंडोथीलियम पिनोसिटिक वेसिकल्स बना बनाकर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है टू दी कॉर्निया। अब हम इसके पांचों पोर्स को एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहली लेयर क्या है, एपिथीलियम। इट इज द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। ठीक है बच्चों, उसके बाद अच्छा जी, वेरी गुड क्लास। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास पहली एपिथेलियम ये है। अब इस एपिथेलियम के दो मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट फीचर बताए हैं। पहला कि इसकी बेसल लेयर इवन है, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो अनइवन नहीं होगी। दूसरा, इसमें रीजनरेटिव कैपेसिटी है, और उसके स्टेम सेल कहाँ पर है, कॉर्नियोस्क्लेरल लिम्बस पर। नर्व एंडिंग्स हैं, प्रोटेक्शन एब्जॉर्प्शन, इसका फंक्शन हो गया। दूसरी लेयर का क्या नाम है, बोमेस मेम्ब्रेन। कोलेजन फाइबर है, कोई सेल नहीं है, ये बैरियर है अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये एमसीक्यू है, बैरियर है अगेंस्ट इन्फेक्शन। फिर आपके पास तीसरी चीज है, इसका ये आपके पास एमसीक्यू है, स्ट्रोमा फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द कॉर्निया। कितने परसेंट है, 90%। अब इस सवाल का जवाब कि व्हाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, वो ये है, कोई ब्लड वेसल नहीं है इसमें। दूसरा, कोलेजन फाइबर का एक रेगुलर अरेंजमेंट है। आगे, डेसिमेट मेम्ब्रेन, इट इज एक्चुअली द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दिस एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम को रिपेयर भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी, और एंडोथेलियम क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी टू द कॉर्निया। या देखिए, सबसे पहले आपके पास एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्नियल एपिथेलियम। फिर बोमेस मेम्ब्रेन, बोमेस मेम्ब्रेन को एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसमें सेल कोई नहीं होते, सिर्फ कोलेजन फाइबर है। फिर देखो ये कॉर्नियल स्ट्रोमा है, और इसको ना कॉर्नियल स्ट्रोमा का एक और नाम है, देखो वो क्या नाम है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा? क्लास, अरुज, इसरार, what is the other name of corneal stroma? Sahar, Abululis, very good. Substantia propria, very good. Substantia propria और corneal stroma एक ही बात है। corneal stroma या substantia propria एक ही बात है, और ये कॉर्निया का 90% बना रही हैं। इसके अंदर क्या है, कोलेजन फाइबर्स। कितनी लेयर्स हैं, 60। ऐसे अरेंजमेंट है, राइट एंगल टू ईच अदर, और इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस है, वो ये प्रिसाइज अरेंजमेंट मेंटेन करता है, तो मेक द कॉर्निया ट्रांसपेरेंट। ये इसमें फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स हैं। पहले जमाने में हम इन्हें फाइब्रोब्लास्ट ही कहते थे, अब नए जमाने के बच्चे हो, नया जमाने में हमारा ये अब इनका नाम क्रेटोसाइट हो गया है, तो फाइब्रोब्लास्ट की बजाय हम इनको क्रेटोसाइट कहेंगे। ये आपके पास पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, इसको डेसिमेट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये आपके पास पोस्टीरियर एपिथेलियम है व्हिच इज कॉल्ड द एंडोथेलियम। इट इज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, बट सम टाइम इट मे बी कवर्ड। व्हाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, ये आपके सामने जवाब है। तीन बातें हैं, इसको पढ़ो, मुझे बताओ वो तीन बातें क्या हैं।
आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में जवाब लिखो। वाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट है ना, राइट एंगल टू ईच अदर, हर बंडल एक दूसरे बंडल के राइट एंगल पे पड़ा हुआ है, एक ये बात है। दूसरी बात, कॉर्निया एवेस्कुलर है। और तीसरी बात है प्रॉपर हाइड्रेशन स्टेट। ये प्रॉपर हाइड्रेशन स्टेट कौन मेंटेन करके रखता है? एंडोथेलियम। ठीक है, ये 3 बातें हैं व्हाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। एजान, मेरा बात सुने, ये मेरा क्या ये हुआ इधर? ये पता नहीं क्या हुआ, जरा देखें ये लेक्चर कहाँ चला गया, कुछ टच हो गया। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? जी मैम, दोबारा करें जरा स्क्रीन शेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। जी अब ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। वाई नो इम्यून रिजेक्शन? आपके कॉर्निया का इम्यून रिजेक्शन क्यों नहीं होता? ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इम्यून रिएक्शन जो है वो क्यों नहीं जनरेट होता अगेंस्ट कॉर्निया। इसमें पहली बात क्या होगी कि कॉर्नियल ग्राफ्ट्स, जब आप कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कोई बंदा करवाता है तो कॉर्निया की रिजेक्शन क्यों नहीं होती, जबकि अगर कोई बंदा किडनी का ट्रांसप्लांट करवाता है तो किडनी के ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन हो जाती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है लैक ऑफ द बोथ वेस्कुलर सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। आपके कॉर्निया का कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं है और आपके कॉर्निया का कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, कॉर्निया की ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज ना होने की वजह से इम्यून रिएक्शन जो है वो जनरेट नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब आपने ये चीज याद रखनी है, व्हाई नो इम्यून रिजेक्शन व्हेन देयर इज कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। ठीक है बच्चों, जब कॉर्नियल ग्राफ्ट्स आप करते हो तो टिश्यू रिजेक्शन क्यों नहीं होती? इसका आंसर ये है, it has no blood supply, it has no lymphatic drainage। lymphatic drainage जहां पर होगा, ब्लड सप्लाई जहां पर होगी, वहां पर इम्यून रिएक्शन जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लेजर असिस्टेड इंसिटू केराटोमिलियस सर्जरी, इट इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, हाइपरोपिया। ये वो लेजर है जो आंखों का आजकल करवाया जाता है। इसमें कॉर्निया की शेप थोड़ी सी शेप ऑफ कर दी जाती है रेजिस की मदद से, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा होता है इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको। ये यूज किया जाता है टू करेक्ट द मायोपिया, हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? इरेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। हाइपरोपिया क्या है? फार साइटेडनेस। और मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस। ये आपने जरूर अपना हेड एंड नेक में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो कॉर्निया के बारे में रीकैप करते हैं। कॉर्निया का आपके पास क्या है? नंबर 1, 5 लेयर्स, 2 एपिथेलियम है, 2 मेम्ब्रेन है और बीच में कॉर्नियल स्ट्रोमा है। ठीक है बच्चों, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यों है? ये एवेस्कुलर है, इसमें कोलेजन फाइबर का एक स्पेशल अरेंजमेंट है। और लास्ट बात क्या है कि इसको ये प्रॉपर हाइड्रेटेड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि आपके पास कॉर्निया जो है उसकी टिश्यू रिजेक्शन क्यों नहीं होती? टिश्यू रिजेक्शन बेटा इसलिए नहीं होती कि आपके पास ब्लड वेसल्स नहीं है और लिम्फ वेसल्स कॉर्निया के अंदर नहीं है। अब आपके पास कॉर्नियोस्क्लेरल लिम्बस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वीनस साइनसिस के अंदर एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है। तो आपके पास कॉर्नियोस्क्लेरल लिम्बस कहाँ पर है? जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा आपस में मिल रहे होते हैं। यहाँ पर चेंजेस क्या क्या आ जाती हैं? चेंजेस क्या आई है? पहली चेंज क्या है कि आपके पास नॉन क्रिटिनस स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया, इट विल चेंज टू द स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम ऑफ द कंजक्टिवा। दूसरी बात, स्ट्रोमा बिकम वेस्कुलर। कॉर्निया में ए वेस्कुलर था, कॉर्नियोस्क्लेरल लिम्बस वेस्कुलर हो जाएगा और एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड कोलमनर हो जाएगी। आगे देखो, इसके अंदर ट्रेबेकुलर मेशवर्क आ जाता है। ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर एक्वस ह्यूमर ड्रेन होगा और वो जिस केनाल में ड्रेन होगा उसको केनाल ऑफ श्लेम कहते हैं। ठीक है बेटा,
तो कॉर्नियोस्क्लेरल लिम्बस के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे एपिथेलियम क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। फिर कॉर्नियोस्क्लेरल लिम्बस वेस्कुलर होता है जबकि कॉर्निया एवेस्कुलर होता है। उसके बाद इसके अंदर एक ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है जिसमें एक्वस ह्यूमर ड्रेन होगा और ड्रेन होने वाली जो कैनाल होगी वो कैनाल ऑफ श्लेम या स्क्लेरल वीनस साइनस होगा। अब हम चलते हैं मिडल लेयर के ऊपर। मिडल लेयर को वेस्कुलर लेयर कहा जाता है। इसको हम यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कोरॉइड, सिलरी बॉडी एंड इट्स प्रोसेसेस एंड आइरस। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ पर देखो, ये आपका कोरॉइड है, ये मेरा कर्सर देखो, ये आपका कोरॉइड है। कोरॉइड आगे चलकर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी में इसके सिलरी मसल्स होती हैं और सिलरी प्रोसेसेस होती हैं। ये वही सिलरी प्रोसेस है जिन्होंने आपके लेंस को सस्पेंड करके रखा होता है और आपकी आंख जो अकोमोडेशन करती है ना फार और नियर विजन के लिए, वो असल में अपनी सिलरी बॉडी के सिलरी प्रोसेसेस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है। इन सिलरी प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने से लेंस की अकोमोडेशन होती है। और आगे देखो, द एंटीरियर एक्सटेंशन ऑफ द सिलरी बॉडी, दिस इज कॉल्ड द आइरस। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। साथ ही अब अपनी रिवीजन कर लो। आपके पास एंटीरियर कंपार्टमेंट था और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट था। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपके पास विट्रियस बॉडी थी और एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास 2 चेंबर हैं। एंटीरियर चेंबर इज एंटीरियर टू द आइरस एंड पोस्टीरियर चेंबर इज पोस्टीरियर टू द आइरस। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में एक्वस ह्यूमर है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास विट्रियस बॉडी है। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप कोरॉइड को पढ़ो तो कोरॉइड किसका बना हुआ है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। ठीक है, कोरॉइड का अगर आपसे कोई पूछे तो किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर, जिसमें ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और कम सेल्स हैं और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसमें होंगे। तो जब ब्लड वेसल्स इसके पास हैं तो ये क्या करेगा, नरिशमेंट टू द रेटिना। और क्या है, इसके अंदर पिगमेंट सेल्स होती हैं, मेलानोसाइट्स होती हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब एक्सट्रेनियस लाइट, जो लाइट ज्यादा होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट हो सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी में सिलरी स्मूथ मसल्स हैं, सिलरी प्रोसेसेस हैं और इट इज कवर्ड विद द सिक्रीटरी एपिथेलियम। इसका मतलब है ये कुछ प्रोड्यूस कर रही है सिलरी बॉडी, और सिलरी बॉडी क्या सिक्रीट कर रही है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है बच्चों, और इसके जो सस्पेंसरी लिगामेंट हैं, ये जो सिलरी प्रोसेसेस हैं, दे होल्ड द लेंस एंड चेंज द लेंस शेप फॉर द फार एंड द नियर विजन। ये इसका काम हो गया। इसका मतलब है सिलरी बॉडी ट्रायंगुलर इन शेप है, इसकी 2 एपिथेलियम है, वो एक्वस ह्यूमर सिक्रीट कर रही हैं और इसके प्रोसेसेस जो हैं, दे होल्ड और सस्पेंड द लेंस इन इट्स पोजीशन and they help the sense to accommodate for the far and the near vision by with the help of these ciliary processes. अच्छा, अब आगे आए आइरस। आइरस क्या है, 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, एक है स्फिंक्टर प्यूपिली और एक है डायलेटर प्यूपिली। स्फिंक्टर प्यूपिली से यकीनन आप प्यूपिल को का साइज नैरो हो जाएगा, डायलेटर प्यूपिली से जब होगा एक्टिवेट तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। इसमें कनेक्टिव टिश्यू है और उसके सेंटर में प्यूपिल होता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स प्यूपिल डायमीटर एंड दस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो आइरिस का क्या काम है, उस लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करना जो आपकी आई के अंदर जा रही है। ठीक है बच्चों, अब आपको सारी समझ आई कि हर लेयर का क्या काम हो रहा है। कोरॉइड आपके पास क्या कर रहा है, नरिशमेंट। कोरॉइड का क्या काम है, नरिशमेंट करना। उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और उसने एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना है। सिलरी बॉडी क्या कर रही है, सिलरी बॉडी सस्पेंड करती है लेंस को, लेंस को अकोमोडेट करवाती है फॉर द फार एंड द नियर विजन विद द हेल्प ऑफ द सिलरी प्रोसेसेस। और इसकी जो एपिथेलियम है सिलरी बॉडी की, वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती है। तो अब आपको अगर क्वेश्चन किया जाए कि एक्वस ह्यूमर कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको फौरन जवाब क्या लिखेंगे आप, सिलरी बॉडी। ठीक है, उसके बाद इसीलिए आप ये पिक्चर देखो, ये आपके पास सिलरी बॉडी है, इसने एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चेंबर में प्रोड्यूस किया। पोस्टीरियर चेंबर से ये एक्वस ह्यूमर निकलकर इंटीरियर चेंबर में आया और इंटीरियर चेंबर से ये कैनाल ऑफ श्लेम जो कि कॉर्नियोस्क्लेरल लिम्बस पे पड़ी हुई है उसमें ड्रेन हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वीनस साइनसिस में जाएगा, वीनस चैनल में जाएगा एक्वस ह्यूमर ड्रेन होकर। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं। आइरस क्या है, इसके अंदर मसल्स हैं दो, एक स्फिंक्टर प्यूपिली, एक डायलेटर प्यूपिली, और इसके आइरस के दरमियान में एक सेंट्रल प्यूपिल है। आइरस का काम क्या है, कंट्रोल द प्यूपिल डायमीटर एंड अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब हम बच्चों देखेंगे कि हमारे पास यही चीजें थोड़ी सी डिटेल में, आपके पास वही चीज, अब ये रेपिटेशन है, अब आप इसको रिवाइज करो मेरे साथ। कोरॉइड किसका बना हुआ था, लूज एरियुलर का। इसमें क्या बहुत ज्यादा है, ब्लड वेसल्स। इसके अलावा क्या है, मेलानोसाइट। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, न्यूट्रिशन देंगी। मेलानोसाइट क्या करेंगे, प्रोड्यूस द मेलानिन व्हिच विल एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा लाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज है जो लिखने के लिए आती है, ब्रूच मेम्ब्रेन। ये आपने ब्रूच मेम्ब्रेन बच्चों मेरे साथ देखनी है क्या है। ठीक है, ब्रूच मेम्ब्रेन के बारे में किस बच्चे को पहले से पता है, व्हाट इज ब्रूच मेम्ब्रेन क्लास? ब्रूच मेम्ब्रेन क्या है, अ थिन extracellular sheath is composed of collagen and elastic fibers surrounding the adjacent microvasculature and basal lamina of the retinal pigmented layer। अब अगर आपको ब्रूच मेम्ब्रेन को आसान करके मैं आपको बताऊं तो ब्रूच मेम्ब्रेन क्या है। ब्रूच मेम्ब्रेन सेपरेट करती है कोरॉइड को फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर। रेटिना की दो लेयर्स थी ना, एक उसकी पिगमेंटेड लेयर थी, पिगमेंटेड एपिथेलियम की लेयर थी, और एक रेटिना की इनर सेंसरी लेयर थी। ठीक है, इनर सेंसरी लेयर का काम है जो आपने देखा आपको दिखा दे और आपके ब्रेन पे उसका इमेज बना दे और आपको समझ आ जाए कि आपने क्या देखा है ना। और जो दूसरी लेयर है रेटिना की, वो एक एपिथेलियम है जिसपे पिगमेंट भरा हुआ है। तो ब्रूच मेम्ब्रेन किन दो चीजों के दरमियान है, ब्रूच मेम्ब्रेन है कोरॉइड और पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना के दरमियान में। और ब्रूच मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो ये बेटा आपको ब्रूच मेम्ब्रेन जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रूच मेम्ब्रेन एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही है बिटवीन दी highly vascular choroid and the non-vascular pigmented layer of the retina। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिलरी बॉडी हमने पता कर लिया कि ये ट्रायंगुलर इन ट्रांसफर सेक्शन है। सिलरी बॉडी में सिलरी मसल्स होती हैं, उसके बाद सिलरी प्रोसेसेस होती हैं। सिलरी प्रोसेसेस लेंस के साथ अटैच होती हैं। ये देखो, ये सिलरी प्रोसेस क्या लेते हैं, ये आपके पास सिलरी प्रोसेसेस से ये वो सिलरी जोन्यूल निकल रही हैं जो लेंस के साथ अटैच है और लेंस को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखती हैं। अच्छा जी, सिलरी बॉडी के फंक्शन आप मेरे साथ कर चुके हो, लेंस की अकोमोडेशन है और एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन है। आगे चलते हैं, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसको उर्फे आम में काला मोतिया भी कहा जाता है। एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द कॉर्निया एंड लेंस। ये अब एमसीक्यू है। विच टू स्ट्रक्चर्स आर एवेस्कुलर इन द आई, एक है कॉर्निया, दूसरा है लेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इफ कॉर्निया एंड लेंस आर एवेस्कुलर व्हाट इज द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन, एक्वस ह्यूमर। ठीक है बच्चों, अब लेंस में और कॉर्निया में, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है जबकि लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है। Any obstruction to the drainage to the aqueous humor leads to increase in the intraocular pressure and condition is called the glaucoma। कोई भी ऐसा फैक्टर जो एक्वस ह्यूमर को ड्रेन होने से रोक दे, ड्रेन ना होने दे, तो एक्वस ह्यूमर आपकी आंख के एंटीरियर कंपार्टमेंट में जमा होना शुरू हो जाएगा और आंख का प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है ग्लोकोमा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस स्लाइड से आपको दो इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं। कॉर्निया एंड लेंस बोथ आर एवेस्कुलर and what is the source of nutrition to the cornea and lens, aqueous humor। Iris is the most anterior extension of the middle layer which covers part of the lens leaving a round central pupil and control pupil diameter। ये आपके पास सामने प्यूपिल है, ये बाहर आपको आयरस नजर आ रहा है। आयरस का कलर डिपेंड करेगा कितने मेलानोसाइट इस आयरस के अंदर है। अगर मेलानोसाइट ज्यादा है तो कलर ब्लैक या डार्क ब्राउन होगा, अगर मेलानोसाइट बहुत कम है तो ये आई का कलर ब्लू होगा। ठीक है। अच्छा जी, एक दफा फिर आपको यहाँ पर दिखा दी गई हैं कुछ चीजें। पहले आपको दिखा दिया गया है आयरस। आयरस के नीचे देखो कैनाल ऑफ श्लेम आपको मेंशन की गई है।
और आपके पास यहाँ पे वीनस चैनल या ट्रेबेकुलर मेशवर्क बन रहा है। ये आपके पास सिलरी बॉडी है। सिलरी बॉडी से निकलने वाले प्रोसेसेस देखो, जिन्होंने लेंस को होल्ड करके रखा है और लेंस को फिर एडजस्ट करती हैं फॉर द कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, सिलरी बॉडी ने एक्वासिमर प्रोड्यूस किया। ये एक्वासिमर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से निकल के आयरस के साथ होता होता देखो बच्चों, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में चला गया। एंटीरियर कंपार्टमेंट से ये फिर इधर इस ट्रेबेकुलर मेशवर्क में आएगा और कैनाल ऑफ शिलम में ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बड़ा अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास फंक्शन ऑफ आयरस, आयरस ब्लॉक्स ऑल लाइट फ्रॉम एंटरिंग द आई एक्सेप्ट दैट पासिंग थ्रू द प्यूपिल। आंख के अंदर लाइट सिर्फ प्यूपिल से जाएगी, दैट्स इट। नंबर 2, ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट और एनलार्ज कर सकता है। और नंबर 3, मेलानोसाइट जो आयरस के अंदर हैं, दे गिव द कलर टू द आई। ये फंक्शन हो गए जनाब आयरस के। ठीक है बच्चों, अब हम, ये आपके पास फंक्शन हो गए आयरस के। अब आपके पास मुझे आप क्वेश्चन जो आपके लिए बनते हैं वो ये बनते हैं कि आप बच्चों ने हमें ये बताना है कि आई के 3 ट्यूनिक्स का नाम क्या है। ये आप सारे बच्चे जरा रिवाइज करो हमारे साथ। आपके लेक्चर की रिवीजन अब हम कर रहे हैं। क्लास लेक्चर की हम रिवीजन करेंगे। इसके अंदर पहले आप ये देखो, आई के 3 ट्यूनिक्स देखो बच्चों, ये आपने याद रख ले, ये आज के लेक्चर का पार्ट था। ये लिखने के लिए भी आ जाता होता है। राइट डाउन द 3 ट्यूनिक्स ऑफ द आई एंड देयर कंपोनेंट्स। इसको देखो, यहाँ से इनके कलर देखो, आउटर मोस्ट ब्लू में, फिर रेड में और फिर ब्राउन में। इसको रेड क्यों किया गया है? ये वेस्कुलर कोट है, इसमें सारी ब्लड वेसल्स हैं, इसीलिए ने एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करना है, इसी में ब्लड वेसल्स हैं, यही पूरी आंख की न्यूट्रिशन का सप्लाई कर रही है। इस पिक्चर पे आ जाओ, इसको गौर से देखो। आपके पास एंटीरियर कैविटी है, पोस्टीरियर कैविटी है। एंटीरियर कैविटी में आपके पास एक्वस ह्यूमर है, पोस्टीरियर कैविटी में विट्रियस बॉडी है। अब आप कॉर्निया के लेयर्स पे आ जाओ। आज के लेक्चर में जो ज्यादा लिखने के लिए आता है वो सिर्फ कॉर्निया आता है। आज के लेक्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी 3 ट्यूनिक्स ऑफ द आई, और दूसरी बात थी कॉर्निया। कॉर्निया की 5 लेयर्स के नाम देखो बेटा, रिकॉल करो। ये बनाना भी आता है को बहुत ज्यादा। कॉर्निया के बारे में 2 सवाल बार बार पूछे जाते हैं। वाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, what is the source of nutrition of cornea, what other structure in the eye is avascular, and why there is no tissue rejection when there is corneal transplant। ठीक है, ये 5 लेयर्स के नाम देखो, हर लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करो। इससे एपिथेलियम के 2 खास फीचर पकड़ो क्या है। एक तो ये केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम है, लेकिन ऊपर इसके माइक्रोविलाई हैं, ये बात भी बड़ी अनयूजुअल है। दूसरी, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इवन है, ये अनयूजुअल है। ठीक है, और बोमेस मेम्ब्रेन देखो, कौन सी लेयर है आई की जो बैरियर है अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो जवाब है बोमेस मेम्ब्रेन। और आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द एपिथेलियम फाउंड इन द कॉर्निया एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। अब अगर एपिथेलियम फाउंड है तो आपने सिर्फ ये वाली एपिथेलियम नहीं लिखनी, आपने ये एपिथेलियम भी लिखनी है, इसके साथ साथ आपने ये एंडोथेलियम भी लिखनी है। ये दोनों एपिथेलियम कॉर्निया की हैं। तो ये बात आपने याद रखना है, जिस स्ट्रक्चर की 2 एपिथेलियम है, अगर आपको उसकी सिर्फ एपिथेलियम और उसके फंक्शन लिखने के लिए आ जाते हैं तो आपने उसकी दोनों एपिथेलियम को लिखना होगा। आपने उसकी बाहर वाली एपिथेलियम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज है वो भी लिखेंगे, अंदर वाली एंडोथेलियम भी लिखेंगे। ठीक है, हर लेयर के फंक्शन है,
ये आपके कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट कर रही है, ये वाली लेयर स्ट्रोमा जो है, और इसके अलावा आपके कॉर्निया को बल्क दे रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि आपके पास डेसिमल मेम्ब्रेन क्या है, ये बेसल मेम्ब्रेन एंडोथेलियम की रिपेयर कर रही है। और एंडोथेलियम क्या कर रही है, हाइड्रेटेड स्टेट मेंटेन कर रही है, न्यूट्रिशन दे प्रोवाइड कर रही है टू द कॉर्निया। ये आपके पास कॉर्निया की पिक्चर थी। ठीक है, 5 लेयर्स। इधर हमने कॉर्नियल स्ट्रोमा का दूसरा नाम सीखा था, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, और ये फाइब्रोब्लास्ट का नाम आपको केराटोसाइट दिखाया गया था। और कोलेजन फाइबर का एक खास अरेंजमेंट है कि एक बंडल दूसरे बंडल के राइट एंगल पे पड़ा हुआ है, और ये एंडोथेलियम इसकी हाइड्रेशन स्टेट मेंटेन करती है, और जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कोलेजन फाइबर का ये रेगुलर पैटर्न मेंटेन करता है। ए वेस्कुलर है, ये सारी चीजें मिलकर इसको ट्रांसपेरेंट कर रही हैं। ये बात बहुत पूछी जाती है, व्हाइट इज ट्रांसपेरेंट, तो दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो इसको। कॉर्निया के बारे में ये बहुत पूछा जाता है, खास तौर पे लड़के ये स्लाइड बड़े शौक से लेते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है बनानी, लेकिन जब ये क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं तो वो बिल्कुल ही जवाब नहीं दे पाते। तो आपने जवाब में ये बातें बोलनी है, व्हाइट इज ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया इज एवास्कुलर, proper state of hydration, and a characteristic arrangement of the collagen fiber bundles. आगे देखो, why there is no immune rejection? इम्यून रिजेक्शन क्यों नहीं हो रही, क्या दो चीजें हैं इसमें, क्या वजह है, लैक ऑफ बोथ अ वेस्कुलर सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसकी वजह से आपके पास कोई भी इम्यून रिजेक्शन नहीं होता। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बड़ा आसान है करना, बड़ी आसानी से कर लिया जाता है और सक्सेसफुल होता है, कोई इम्यून रिजेक्शन नहीं होता। ना ही ब्लड सप्लाई है, ना ही लिम्फेटिक ड्रेनेज है, एंड टू लोकल इम्यून टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द ओकुलर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फैक्टर्स इन द एक्वोसियम। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये एक लेजर सर्जरी है जो आजकल बहुत ज्यादा करवाई जाती है। इसके बाद एनक उतर जाती है और एनक के बगैर आप बिल्कुल सही देख सकते हैं। ये इस लेजर असिस्टेड इंसिटू केराटोमेलियसिस का सर्जरी है जिसको लेसिक कहते हैं। और लेसिक जो है ये किस किस को ठीक कर रही है, मायोपिया को, हाइपरोपिया को और एस्टिग्मेटिज्म को। कॉर्निया स्क्लेरल लिम्बस हमने देखा था, यहाँ पर क्या चेंजेस आ गई। पहली चेंज, कॉर्निया की एपिथेलियम क्या थी बाहर वाली, नॉन केराटिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वो क्या बन गई है, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। कॉर्निया एवेस्कुलर था, कॉर्निया स्क्लेरल लिम्बस वेस्कुलर है। और कॉर्निया स्क्लेरल लिम्बस में एक मेश वर्क है, एक एनास्टोमोसिस नेटवर्क पड़ा हुआ है, और इसके अंदर कैनाल ऑफ शिलम है जिसमें एक्वस ह्यूमरल ड्रेन होता है। फिर बच्चों आपके पास मिडल लेयर क्या आ गया, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। मिडल लेयर का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मिडल लेयर। मिडल लेयर का बच्चों दूसरा नाम क्या है, मिडल लेयर का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं उसको, वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ये देखो, दिस इज द कोरॉइड। कोरॉइड आगे चल के एक्सपैंड हो रहा है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज द सिलरी बॉडी। और सिलरी बॉडी की एंटीरियर एक्सटेंशन है आइरस। अब आपके पास कोरॉइड क्या कर रहा है, कोरॉइड न्यूट्रिशन दे रहा है, इसमें पड़े हुए मेलानोसाइट एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। सिलरी बॉडी है, अकोमोडेशन करवा रही है और साथ एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कर रही है। आयरस है, आपके आयरस को कलर दे रहा है, आपकी आई को कलर दे रहा है। प्यूपिल है, इसके सेंटर में प्यूपिल का साइज कंट्रोल कर रहा है ना, और अमाउंट ऑफ लाइट जो आंख में जानी है इसको कंट्रोल कर रहा है। और आपके पास इसको थोड़ा सा मोर देख लेते हैं कि एक मैंने आपको मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, ब्रूच मेम्ब्रेन। ब्रूच मेम्ब्रेन किन 2 चीजों के दरमियान ये लिखने के लिए आती है, कॉर्निया ड्रॉ करना आ जाएगा, साथ आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट इज ब्रूच मेम्ब्रेन। ब्रूच मेम्ब्रेन कोरॉइड को सेपरेट करती है फ्रॉम द रेटिना। रेटिना की 2 लेयर है, बाहर वाली है पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर और अंदर वाली है सेंसरी लेयर। तो
outer pigmented layer of the retina is separated from the choroid with the help of a membrane which is called the ब्रूच membrane. अब ब्रूच मेम्ब्रेन देखो बनी हुई है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर की, है ना। ब्रूच मेम्ब्रेन बनी हुई है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर की, और ये सराउंड कर रही है माइक्रोवेस्कुलेचर। माइक्रोवेस्कुलेचर क्या है? कैपिलरीज, विन्यूल्स, उनको सराउंड कर रही है। और बेजल लैमिना को कर रही है जो कि रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की है। तो ये एक बैरियर बन जाता है बिटवीन दी कोरॉइड एंड दी पिगमेंटेड एपिथेलियम। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि क्यों रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियम इतनी इंपॉर्टेंट है, वो क्या ऐसी चीज कर रही होती है जो कि हमारी विजन के प्रोसेस में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।